पहले ऑब्वियस क्वेश्चन मेरा वही रहेगा कि जो बजट का इवेंट हमने अभी पास कर दिया है, एफओएमसी का मीट का भी एक आउटकम आ गया है। ओवरऑल आप अभी कैसे देख रहे हैं? ऑफ कोर्स बजट के दिन हमने सेकेंड हाफ में दूसरे डेवलपमेंट्स भी देखे जिसको मार्केट के सेंटिमेंट्स बिगाड़े हैं, और आज भी अभी तक वही सिनारियो चल रहा है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल बजट को आप कैसे देख रहे हैं? कैसा लगा आपको बजट? बहुत बढ़िया बजट था। एक फाइनेंस मिनिस्टर ने जो एक बैलेंसिंग एक्ट किया, एक तरफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को फ्लैट रखा, कैपेक्स को बढ़ाया, दूसरी तरफ उन्होंने नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ का 10.5% का ही नंबर लेके बजट को बनाया, जो कंफर्टेबली हम एक्सीड कर सकते हैं इस साल। और एट द सेम टाइम उन्हें जो टैक्स रिलीफ दिया मिडिल क्लास को, उससे थोड़ा कंजम्पशन को भी बूस्ट आ सकता है। तो मैं कहूंगा कि एक तरफ कंजम्पशन, फिर कैपेक्स, एक तरफ डिसइन्वेस्टमेंट का भी बहुत एक सेम एज लास्ट ईयर वाला 60,000 करोड़ का नंबर लिया। तो मैं समझता हूँ कि इस बजट में कोई कंप्लेन करने की बात नहीं है। सब लोगों को थोड़ा थोड़ा खुश किया है। ओवरऑल रेटिंग एजेंसीज भी खुश होंगे। तो इंडिया की ओवरऑल फिजिकल सिचुएशन में भी उन्होंने 26 के अंदर 4.5% तक फिजिकल डेफिसिट को लाने की भी ऐलान किया है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सोच समझ के एक बजट जहाँ पे सबके लिए थोड़ा बहुत करके एक जो ग्रोथ का मोमेंटम है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मोमेंटम है, उसको जारी रखा। और जो एक डर था कि इलेक्शन अगले साल है, इस साल भी थोड़े स्टेट के इलेक्शन है, शायद पॉपुलिज्म के रूट में कुछ करेंगे तो वो एक नेगेटिव चीज आ सकती है, वो भी नहीं किया उन्होंने। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है और जो ब्रिलियंटली बैलेंस किया गया है बिटवीन द शॉर्ट टर्म एंड द लॉन्ग टर्म। तो डेफिनेटली मार्केट की इनिशियल रिएक्शन तो यही बात बता रही थी, अंटिल जो इवेंट्स हुए थे उसके कारण थोड़ी बहुत एक बैंकिंग सेक्टर के ऊपर दबाव आया ड्यू टू एक्सपोजर टू दैट ग्रुप। दूसरा एफआईएस को भी एक इंडिया के बारे में, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड से वो ग्रुप का संबंध है, तो क्या उसके ऊपर असर आ सकता है, एक थोड़ी क्वेश्चन मार्क आई। तो एफआईएस में से कुछ थोड़ा बहुत सेलिंग शुरू हुआ था। बट मेरे ख्याल में ये बहुत शॉर्ट टर्म रिएक्शन है, ओवर रिएक्शन था बैंक्स के बारे में भी। और मैं समझता हूँ कि मार्केट को इतना पॉजिटिव था बजट, तो डेफिनेटली ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स मार्केट को मैं बाउंस बैक होते हुए देखता हूँ। जी, क्योंकि जब ये बजट स्पीच चल रही थी हमने देखा था कि मार्केट ऊपर जा रहे थे एंड कम द इवेंट, और हमने देखा कि एक सेंटिमेंट्स में पूरा बदलाव आ गया, और जो अभी भी वो सेंटिमेंट्स चालू है। लेकिन उसमें जो दूसरा सवाल आता है कि हमने इतना बजट दिया है, अच्छा एक स्टेबिलिटी यहाँ है, इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ चल रही है, और साथ में जो हमारा जो ग्रोथ आउटलुक दिया है नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए वो भी रोबस्ट है, और इकोनॉमी अपनी बहुत स्ट्रांग है कंपेयर टू ग्लोबल सिनेरियो। लेकिन एफआईआईएस का हम विड्रॉल देख रहे हैं, और अभी जैसे सेंटिमेंट्स बिगड़े हैं तो और ज़्यादा हम देख रहे हैं कि विड्रॉल हो रहा है। लेकिन आगे जाके आप कभी देख रहे हैं, क्योंकि ये जो एक सेंटिमेंट्स अभी बदले हैं उसमें भी एक थोड़ा करेक्शन फेज़ हम मार्केट में देख सकते हैं। आगे जाके वैल्यूएशन वाइज आप मार्केट को कैसे देख रहे हैं, और इनवर्ड ट्रेजेक्ट्री ओवरसीज से कब आती हुई देख रहे हैं? देखिए, ओवरसीज में देखें तो डेफिनेटली इंडियन मार्केट एक प्रीमियम में चल रही है कंपेयर टू अदर इमर्जिंग कंट्रीज एंड कंपेयर टू वर्ल्ड। मगर ये कोई नई बात नहीं है। 2006 से अब देखें तो कंटिन्यूसली इंडियन मार्केट ऑलवेज प्रीमियम में ही ट्रेड होती आ रही है अगेंस्ट इमर्जिंग, अगेंस्ट वर्ल्ड। अभी हाल में थोड़ा वो प्रीमियम और भी बढ़ गया था, क्योंकि पोस्ट जुलाई जो कि तेल में करेक्शन हुआ, उससे इंडिया का मार्केट उनको अच्छा लगा। तो जो पैसा $10-15 बिलियन बिटवीन जुलाई टू नवंबर दिसंबर 15 तक जो आया ना, उसके कारण मार्केट की वैल्यूएशन बढ़ी, क्योंकि बाकी देशों में रिसेशन का डर था। तो ये जो एक्सेस कैपिटल हमें लिए आया था, वो एक अच्छी ग्रोथ को एक्सपेक्ट करते हुए आया था, तो प्रॉब्लम नहीं था। फिर उसके बाद जो दिसंबर एंड में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई, और फिर जनवरी में एक जो इंक्रीमेंटल एलोकेशन के लिए तेल का दाम एक इम्पॉर्टेंट चीज होता है इंडिया के लिए। एक फॉरेनर जो हेज फंड होते हैं, एक कॉल लेने के लिए इंडिया के ऊपर, क्योंकि तेल का दाम एकदम ओपेक ने प्रोडक्शन कट करके तेल को गिरने नहीं दिया। और अभी विंटर का वक्त है उधर अमेरिका और यूरोप में, तो डिमांड भी तेल का थोड़ा ज्यादा है। तो इसके कारण वो तेल का दाम एकदम वो 80 के आसपास टिक रही है।
तो इसलिए फ्रेश एफआई फ्लोस उतना नहीं आए जितना आना था। अब मैं देख रहा हूँ कि ये जो ग्रुप ऑफ कंपनीज के बारे में जो डर आया है उसके बाद भी थोड़ा बहुत आउटफ्लो हुआ है। तो मेरे ख्याल में ये क्लैरिटी अगले हफ्ते 10 दिन में आ जाएगी। सेबी भी इन्वेस्टिगेट कर रही है, आरबीआई भी बैंक से पूछताछ कर रही है, और उन्होंने भी अपना एफपीओ को विड्रॉ कर दिया। फिर वो मार्जिन में जो शेयर्स उन्होंने गिरवी रखे थे उसको भी निकालने की बात आ रही है। तो मेरे ख्याल में एक 7-10 दिन के लिए थोड़ा एफआईआई वेट एंड वॉच करेंगे ये स्थिति कैसी होती है। वंस ये क्लैरिटी आती है तो जो पैसा अभी गया वापस वो जल्द से जल्द आ सकता है। मगर जो बड़ा पैसा आने का है उसके लिए मैं कहूंगा कि आपको मार्च तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो विंटर का डिमांड तेल का है उसके कारण तेल उधर टिक रही है। मगर मार्च के बाद जैसे ही समर आ जाता है तो तेल की डिमांड गिरेगी, तो शायद मेरे ख्याल में प्राइस 80 से 70s की ओर चल सकती है। तो एक फ्रेश राउंड ऑफ एफआई का बाइंग तब भी शुरू होगा जब तेल में डिक्लाइन अगर शुरू होती है। तो मैं समझता हूं कि मार्च टू जून के क्वार्टर में वापस आप एफआईएस की वापसी देखेंगे धीरे धीरे। साथ में हमने देखा कि बजट में फाइनेंशियल सेक्टर्स को भी एक डायरेक्शन दी गई है, उसमें भी हमने थोड़े रिफॉर्म्स आते देखे। कैसे आप देख रहे हैं जो बजट के जो मेन मुद्दे रहे फाइनेंशियल सेक्टर्स के लिए, और मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू आप कैसे देख रहे हैं कि कैसे वो मार्केट के सेंटिमेंट्स को सुधार सकता है वीज़ अभी हम आरबीआई पॉलिसी का भी अवेट कर रहे हैं, वहाँ से आपकी क्या उम्मीद है, क्या रेट बढ़ोतरी आप देख रहे हैं? देखिए, पहले फाइनेंशियल सेक्टर के लिए मैं समझता हूँ कि बैंक्स के लिए बहुत बढ़िया था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, और बैंक के अर्निंग्स रिजल्ट भी अच्छे आ रहे थे। तो जो करेक्शन आया था वो खाली आउटसाइड फैक्टर्स के कारण आया था। वैसे तो बजट में से जो बैंकिंग के लिए सपोर्ट, मैं समझता हूँ कि बैंकिंग खाली नहीं, म्यूचुअल फंड के लिए भी बहुत पॉजिटिव रहा है, क्योंकि से इंश्योरेंस के ऊपर 5 लाख के प्रीमियम के ऊपर उन्होंने वो ई बेनिफिट विड्रॉ कर दिया, तो शायद उसके कारण थोड़े बहुत फ्लोस म्यूचुअल फंड को भी आ सकते हैं। एमएलडी के ऊपर उन्होंने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स लगा दिया, तो वो फ्लोस भी वापस म्यूचुअल फंड को आ सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स के लिए बहुत खास अच्छी चीज है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का पैसा अल्टीमेटली डायरेक्टली मार्केट में जाके प्राइसेस को बूस्ट करता है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल सेक्टर में, और सेकेंड चीज ये है कि जो उन्होंने टैक्स कट का ऐलान किया है नए पॉलिसी के अंदर, नए ऑप्शंस के अंदर, तो वो पैसा भी मैं समझता हूं कि एक तरफ ज्यादा एसआईपीस और मार्केट में आएंगे, तो फाइनेंशियल सेक्टर का मार्केट को भी सपोर्ट आएगा, और एट द सेम टाइम उनकी वैल्यूएशंस भी बढ़ सकती है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल्स के लिए मैं अच्छी समझता हूँ। बाकी इसके अलावा बजट का जो था, एक ऑटोमोबाइल, क्योंकि पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट में वो पुराने व्हीकल्स और एम्बुलेंसेस को कंडेम करके नई व्हीकल्स खरीदने की, तो ऑटो को भी अच्छा डिमांड हो सकता है, और कंजम्पशन को भी बूस्ट हो सकता है, क्योंकि जो पैसा उनको बचता है उससे वो स्पेशली आप देखें तो सेविंग्स के लिए वो अच्छी चीज है, क्योंकि अगर नए रिजीम अडॉप्ट करते हैं कोई भी, तो सेविंग्स की जरूरत, सब में अपने यूजुअल नेशनल सेविंग स्कीम, प्रोविडेंट फंड, उसमें पैसा नहीं डालेंगे तो उसका फायदा नहीं होगा, तो शायद वो भी म्यूचुअल फंड के लिए फ्लोस के जरिए आ सकता है। तो आरबीआई पॉलिसी में मैं समझता हूँ कि एक और रेट हाइक हो सकता है, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन थोड़ी उसमें कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे गवर्नमेंट, और इन्फ्लेशन एक इलेक्शन ईयर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो मेरे ख्याल में और एक रेट हाइक करके आरबीआई, उसके बाद फाइनल रेट हाइक होगा, तो फ्यूचर डायरेक्शन होगी उसके बाद की रेट की पॉज और डिक्लाइन। तो एक रेट का हाइक तो मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुकी है, तो वो रेट हाइक आएगी इन लाइन विद मार्केट एक्सपेक्टेशन, तो कोई नई दिक्कत नहीं समझता हूँ। इन्फ्लेशन का नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, कोर इन्फ्लेशन थोड़ा हाई दिख रहा है, तो ओवरऑल सेकेंड हाफ का प्रोजेक्शन आरबीआई का ही इन्फ्लेशन का 5% के आसपास था। तो अगर मॉनसून के कारण फसल की अच्छी आउटपुट मार्केट में आ गई, तो मैं समझता हूं कि इसके बाद रेट पॉज के टाइम में एक पॉजिटिविटी होगा फाइनेंशियल सेक्टर के लिए। और क्योंकि आजकल बहुत लोन्स जो बैंक्स और एनबीएफसी दें वो फिक्स रेट होते हैं, तो जैसे ही रेट पॉज होता है उनके लिए मार्जिन भी वाइडन हो सकता है। तो मैं समझता हूं कि आरबीआई पॉलिसी में क्लियर कट एक डायरेक्शन दिया जाएगा कि इसके बाद रेट हाइक नहीं होगी, और उसके साथ साथ जैसे ही वर्ल्ड का एक स्लोडाउन दिख रहा है, तो इंडिया में भी ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए आरबीआई को कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे, ऐसे ही वो अनाउंसमेंट भी करेंगे, वो मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा।
तो सीइंग द कंडीशन, अभी बजट भी आ गया है, मेजर इवेंट्स हमने पास कर दिए, हम सिर्फ अभी आरबीआई पॉलिसी का अवेट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अभी अपने पोर्टफोलियो हमारा कैसे दिखना चाहिए, जो भी अनाउंसमेंट्स आए हैं, जो भी रोड मैप आए हैं वो देख के, और फ्यूचर वर्ल्ड सिनारियो देख के अभी आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं? मैं कहूंगा कि एक डोमेस्टिक ओरिएंटेड मल्टी कैप अप्रोच रहनी चाहिए। उसका कारण यह है कि इंटरनेशनली स्लो डाउन जो आ रही है उसके कारण एक्सपोर्ट्स के ऊपर थोड़ा दबाव और जारी रहेगा। तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स में थोड़ा आगे पीछे वेट एंड वॉच करने की जरूरत है। तो डोमेस्टिक सेक्टर में अगर देखें, बजट की जो सपोर्ट है कैपेक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पूरी डोमेस्टिक के ऊपर है। तो डोमेस्टिक ओरिएंटेड पोर्टफोलियो अगर आप देखें वो इंसुलेटेड होंगे, क्योंकि वो डीकपल्ड है वर्ल्ड की ग्रोथ से। तो हमारी ग्रोथ पाथ जो है इंफ्रा, कैपेक्स और आपको इन्वेस्टमेंट साइकिल के जरिए कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी। तो मेन टू मैं कहूंगा कि एक तरफ इंडस्ट्रियल्स को आपको पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, दूसरी तरफ आपको कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी वाली सेक्टर में शामिल होना चाहिए। मगर ये दोनों को सपोर्ट करने वाली बैंकिंग है, और हाल में जो बैंकिंग में करेक्शन आया वो बहुत बढ़िया मौका है टू पिक अप गुड क्वालिटी बैंक्स। तो ये तीन हो गए हमारे तीन पिलर, एक तरफ इंडस्ट्रियल्स इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड, दूसरी होगी कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, और तीसरी होगी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ये कोर होंगे पोर्टफोलियो के अंदर हमारी जो नेक्स्ट 3 to 5 years के टाइम फ्रेम में। इसी से हम वेल्थ क्रिएशन की उम्मीद रख रहे हैं। डेट भी की तरफ भी अभी देखना चाहिए, क्योंकि डेट भी मार्केट ये बार गुड परफॉर्मेंस दे सकता है। कौन सा? डेट मार्केट में। डेट मार्केट में एक साल के लिए आपको डेट में अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, क्योंकि इस साल एफआईएस बाहर जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, तो थोड़ा इक्विटी में वॉलेटिलिटी रहेगा। और ईयर एंड एक साल के लिए अगर आउटलुक रखे तो शायद आपको डेट इक्वल रिटर्न्स टू इक्विटी दे सकता है। तो शायद जो लोगों को उतना रिस्क पसंद नहीं है वो डेट में एलोकेशन कर सकते हैं। मगर प्रॉब्लम ये है कि अगर डेट में आपने एलोकेशन करिए तो 3 साल के लिए आप उसको टिके रहना है बिकॉज ऑफ द टैक्सेशन। तो ये सोच समझ के करने की सलाह दूंगा सबको कि अगर आपका आउटलुक 3 साल के लिए है और 8% से आप खुश है, देन फाइन डेट। मगर अगर आप टेम्पररी पार्किंग डेट में अभी करने के लिए और वापस इक्विटी में आने की सोच रहे हैं तो शायद 1 साल के बाद आपको टैक्स का असर पड़ सकता है। तो मैं कहूंगा कि जो लोग लॉन्ग टर्म में इक्विटी वापस आना चाह रहे हैं उनको इक्विटी में ही आज एक एसटीपी के थ्रू निवेश करने की जरूरत है। अभी डेट में जाके फिर डेट से वापस इक्विटी आने की गलती मत कीजिए, क्योंकि टैक्स बहुत भारी पड़ेगा आपके ऊपर। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको क्लियर कट 3 साल के लिए पैसे का कोई फिक्र नहीं है, आपको डेट में ही रहना है। आप एक अच्छा मौका है डेट में आने के लिए। मगर आप टेम्पररी पार्किंग के लिए डेट की सोच रहे हैं, मैं कहूंगा कि इंस्टेड ऑफ दैट आप स्टैगर कीजिए इक्विटी के अंदर ही ओवर पीरियड ऑफ 1 year थ्रू एसटीपी आपके जो कॉर्पस है, और उसके बाद आप देखेंगे कि अगले 2 साल में इक्विटी का जो रिटर्न आएगा वो 3 साल के लिए आपको डेट से ऑलमोस्ट दुगना रिटर्न दिलवा सकता है। एब्सोल्युटली। और एक दूसरी बात, अभी अगर जो हमें निवेश करना है तो वैल्यूएशन वाइज आपको कौन सा सेक्टर अभी प्रॉमिसिंग लग रहा है और जिसका ग्रोथ आप रोबस्ट देख रहे हैं आगे जाके? देखिए, वैल्यूएशन के तौर पर सभी सेक्टर्स के वैल्यूएशन तो बढ़ गए हैं, तो कोई चीप सेक्टर नहीं है वो मैं कहूंगा। कि इन्वेस्टमेंट साइकिल का पता सबको था, तो इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स भी, इन्वेस्टमेंट साइकिल के स्टॉक्स, इंडस्ट्रियल सब भी रन अप हो चुके हैं, कंजम्पशन के स्टॉक्स भी रन अप हो चुके हैं। तो एक क्या है कि इंडिया में अभी सरप्राइजेस ज्यादा नहीं है, ये क्लैरिटी है हमारे पास। बजट ने भी वो क्लैरिटी दे दिया कि ये एक डबल इंजन ग्रोथ होगी जो इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन साइकिल और बैंक का सपोर्ट है। तो मैं कहूंगा कि वैल्यूएशन को देखकर अभी निवेश नहीं करने का वक्त नहीं है, अब आपको ग्रोथ पोटेंशियल को देखकर निवेश करने की टाइम है। अभी भी मैं कहूंगा कि ग्रोथ ओरिएंटेड पोर्टफोलियो जहां पे ग्रोथ आपको पॉजिटिवली सरप्राइज कर सकती है, जैसे मैं समझता हूँ कंज्यूमर डिस्क्रिप्शन में हो सकता है, बैंक्स में हो सकता है, अभी भी स्कोप है बैंक्स में, क्योंकि अभी करेक्शन हुआ है हाल में, तो बैंक्स भी बहुत रीजनेबली वैल्यूड लग रहे हैं मुझे। और वो प्राइवेट बैंक रहेगी कि पीएसयू बैंक्स रहेगी? देखिए, पीएसयू बैंक्स में क्या है कि क्यों अभी पीएसयू बैंक में सब लोग निवेश कर रहे हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट लेंडिंग का टाइम जो आ रहा है, तो पीएसयू बैंक्स के पास बढ़िया बैलेंस शीट है और उनके पास रीच और नेटवर्क भी है। मगर आपको याद रखना है कि ऑलवेज देयर विल बी अ डिस्काउंट बिटवीन प्राइवेट सेक्टर एंड
PSU सेक्टर। सो PSUs में एक तरह सिक्लिकल समझूंगा, एक टैक्टिकल कॉल के जरिए आपको एक 3 ईयर व्यू लेना है तो ले सकते हैं, मगर फिर भी मैं कहूंगा कि प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ की प्रेडिक्टेबिलिटी बेहतर है, तो वैल्यूएशन ज्यादा है, मगर वो एक सेफ्टी ओरिएंटेशन ऑफ योर पोर्टफोलियो में आपको मैं गुड क्वालिटी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को हमेशा रखने की सलाह दूंगा। PSU बैंक्स को आप वैल्यूएशन देखकर, उस क्वालिटी ऑफ बैंक देखकर एंटर कर सकते हैं, बट एग्जिट भी करना होगा, क्योंकि कभी भी उनका वैल्यूएशन इक्वल टू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के इक्वल नहीं आएगा। ऑलवेज एक डिस्काउंट रहेगी, शायद आज ज्यादा डिस्काउंट से थोड़ा कम डिस्काउंट, उसमें आपको लाभ बन सकता है। तो जी। एक टैक्टिकल कॉल में आप PSU बैंक्स ले सकते हैं, मगर टाइमिंग ऑफ एग्जिट भी इंपॉर्टेंट है वहां से फ्रॉम एन एंट्री, वेयर एज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स गुड क्वालिटी में एक परमानेंट पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो हो सकता है। एक लास्ट क्वेश्चन जो सबके माइंड में है और जिसके लिए हमने देखा है कि सेंटिमेंट्स भी बिगड़े हैं, अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के लिए आप क्या व्यू रख के चल रहे हैं अब आगे जाके? देखिए, वो हमारे यहाँ पर मैं स्टॉक स्पेसिफिक कमेंट्स नहीं कर सकता हूँ। तो वो एक बात है कि आई कैन नॉट रिवील कि एक इंडिविजुअल जैसे भी रेगुलेशंस डू नॉट परमिट मी टू टॉक अबाउट इट, मगर मैं ये कह सकता हूँ कि जो इम्पैक्ट इसका आया है ओवर अदर थिंग्स जैसे बैंक्स में, वो थोड़ा ओवरडन है, मगर वो पर्टिकुलर कंपनीज या ग्रुप ऑफ कंपनीज के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, बिकॉज regulations don't permit me to talk about specific stocks.